हेलो क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस लेकर आई हूँ फर्स्ट चैप्टर। तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देखिए। फर्स्ट चैप्टर से मैंने 1 से लेके 29 तक प्रश्न दे दिया है। आज कर लेंगे 30 नंबर प्रश्न से। तो इस जो स्मॉल प्रश्न थे वो सब टोटल आंसर करके लाई हूँ मैं। आज जो लघु उत्तरीय थे वो ख़त्म हो जाएंगे। तो बच्चों, अगर मेरा ये दिया हुआ आंसर आप लोगों को थोड़ा सा भी हेल्प करता है तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है 30 नंबर, आदर्शवाद का मूल्यांकन किन रूपों में किया जा सकता है? आंसर होगा आदर्शवाद का मूल्यांकन सिद्धांतगत और व्यवहारिक रूप में किया जा सकता है। सिद्धांतगत रूप में इसके नैतिक और न्याय सिद्ध पहलुओं को देखा जाता है, जबकि व्यवहारिक रूप में इसकी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में लागू होने की क्षमता और प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। 31वां नंबर प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की स्थापना में आदर्शवाद की भूमिका क्या थी? उत्तर है आदर्शवाद ने अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की स्थापना में सहयोग, न्याय और शांति को बढ़ावा देकर देशों के बीच समझौते और सामंजस्य स्थापित करने की भूमिका निभाई। 32वां नंबर प्रश्न है, उदारवाद से आप क्या समझती हैं? आंसर है उदारवाद से आशय उस सिद्धांत से है जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में सहयोग, लोकतंत्र, मानवाधिकार, आर्थिक और राजनीतिक संस्थाओं के माध्यम से शांति और विकास स्थापित करने पर जोर देता है। 33वां नंबर प्रश्न है, इमानुएल कांट ने उदारवाद की परिभाषा किस रूप में दी है? आंसर होगा इमानुएल कांट ने उदारवाद को इस रूप में परिभाषित किया कि अंतर्राष्ट्रीय शांति स्थायी रूप से तभी संभव है जब सभी राज्य लोकतंत्र, न्याय और कानूनी संस्थाओं का पालन करें। 34वां नंबर प्रश्न है, परपेचुअल पीस इस दार्शनिक रूपरेखा की रचना किसने और कब की? आंसर है परपेचुअल पीस की दार्शनिक रूपरेखा इमानुएल कांट ने 1795 में रची थी। 35वां नंबर प्रश्न है, द एनार्किकल सोसाइटी नामक पुस्तक की रचना किसने की? आंसर होगा द एनार्किकल सोसाइटी नामक पुस्तक की रचना हेडली बुल ने की थी। 36वां नंबर प्रश्न है, पावर एंड इंटरडिपेंडेंस नामक ग्रंथ की रचना किसने की है? आंसर है पावर एंड इंटरडिपेंडेंस नामक ग्रंथ की रचना रॉबर्ट की ओहाने और जोसेफ नाय ने की थी। 37वां नंबर प्रश्न है, एंड्रयू मोरावसिस ने उदारवाद की परिभाषा किस रूप में दी है? उत्तर होगा राज्य की अंतर्राष्ट्रीय नीतियाँ उसके आंतरिक घरेलू हितों और सामाजिक समूहों के प्रभाव से निर्धारित होती है, न कि केवल शक्ति संतुलन से। 38वां नंबर प्रश्न है, डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी के समर्थक कौन थे? आंसर होगा डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी के समर्थक इमानुएल कांट और माइकल डॉयल थे। 39वां नंबर प्रश्न है, उदारवाद के किन्हीं दो तत्वों का उल्लेख कीजिए? पहला है लोकतंत्र और मानवाधिकारों को बढ़ावा देना, दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और संस्थाओं के माध्यम से शांति स्थापित करना। 40वां नंबर प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के संदर्भ में उदारवाद का मुख्य उद्देश्य क्या है? आंसर है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के संदर्भ में उदारवाद का मुख्य उद्देश्य देशों के बीच सहयोग, शांति, लोकतंत्र और मानवाधिकारों को बढ़ावा देकर स्थायी शांति स्थापित करना है। 41वां नंबर प्रश्न है, आर्थिक उदारवाद का तात्पर्य क्या है? आंसर होगा आर्थिक उदारवाद का तात्पर्य मुक्त व्यापार, खुली बाजार व्यवस्था और आर्थिक सहयोग के माध्यम से विश्व शांति एवं विकास को बढ़ावा देना है। 42 नंबर प्रश्न है, मानवाधिकार की रक्षा के संदर्भ में उदारवाद की भूमिका क्या थी? आंसर होगा उदारवाद ने मानवाधिकार की रक्षा में स्वतंत्रता, समानता और न्याय के सिद्धांतों को बढ़ावा देकर व्यक्तियों की गरिमा और अधिकारों की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 43वां नंबर प्रश्न है, उदारवाद की किन्हीं दो विशेषताओं का उल्लेख कीजिए? पहला है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और संस्थाओं पर जोर देना, दूसरा है लोकतंत्र, मानवाधिकार और शांति को बढ़ावा देना। 44वां नंबर प्रश्न, उदारवाद के किन्हीं दो गुणों का उल्लेख कीजिए? आंसर होगा पहला है यह वैश्विक शांति और सहयोग को प्रोत्साहित करता है, दूसरा है यह लोकतंत्र और मानवाधिकारों की रक्षा पर जोर देता है। 45वां नंबर प्रश्न, उदारवाद के किन्हीं दो अवगुणों का उल्लेख कीजिए? पहला है यह शक्ति और सुरक्षा की वास्तविकताओं को नज़रअंदाज करता है, दूसरा है यह अत्यधिक आदर्शवादी होने के कारण व्यवहारिक रूप से हमेशा सफल नहीं होता।
46वां नंबर प्रश्न है, विश्व शांति की स्थापना में उदारवाद की भूमिका क्या थी? आंसर है, उदारवाद ने विश्व शांति की स्थापना में लोकतंत्र, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं और सहयोग को बढ़ावा देकर देशों के बीच समझ, संवाद और स्थायी शांति स्थापित करने की भूमिका निभाई। 47वां नंबर प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की सीमाबद्धताएं क्या है? आंसर है, पहला है अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं शक्तिशाली देशों के प्रभाव में रहती है। दूसरा है, इनके निर्णय कई बार सभी सदस्य देशों द्वारा प्रभावी रूप से लागू नहीं किए जा सकते। 48वां नंबर प्रश्न है, समकालीन उदारवाद का स्वरूप क्या है? उत्तर है, समकालीन उदारवाद का स्वरूप व्यवहारिक और संस्थागत है, जो वैश्विक सहयोग, आर्थिक परस्पर निर्भरता, मानवाधिकार और लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित है। 49वां नंबर प्रश्न है, किन्हीं दो प्रकार से उदारवाद का मूल्यांकन कीजिए। आंसर होगा, पहला है सैद्धांतिक रूप में उदारवाद नैतिकता, न्याय और सहयोग पर आधारित है। दूसरा है व्यवहारिक रूप में यह अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं और लोकतंत्र के माध्यम से शांति स्थापित करने का प्रयास करता है। 50वां नंबर प्रश्न है, मार्क्सवाद के जनक कौन थे? आंसर होगा, मार्क्सवाद के जनक कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगेल्स थे। 51 नंबर प्रश्न है, मार्क्सवाद की किन्हीं दो विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। आंसर है, पहला है इसमें, यह समाज में वर्ग संघर्ष और आर्थिक असमानता पर ध्यान देता है। दूसरा है, यह समाजवादी और साम्यवादी विचारों के माध्यम से समानता और न्याय स्थापित करने पर जोर देता है। 52 नंबर प्रश्न है, मार्क्सवाद के प्रमुख सिद्धांत क्या है? आंसर होगा, मार्क्सवाद के प्रमुख सिद्धांत है इतिहास का वर्ग संघर्ष, उत्पादन के साधनों का स्वामित्व, पूंजीवाद की आलोचना और समाज में समानता एवं न्याय स्थापित करना। 53 नंबर प्रश्न है, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का तात्पर्य क्या है? आंसर होगा, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का तात्पर्य उस दृष्टिकोण से है जिसमें समाज का विकास वर्ग संघर्ष और भौतिक साधनों के नियंत्रण के द्वंद्व से निर्धारित होता है। 54 नंबर प्रश्न है, वर्ग संघर्ष के संबंध में कार्ल मार्क्स की धारणा क्या थी? उत्तर है, कार्ल मार्क्स की धारणा थी कि समाज का इतिहास हमेशा वर्ग संघर्षों से प्रभावित रहा है और सामाजिक परिवर्तन के मुख्य साधन के रूप में यह संघर्ष कार्य करता है। 55 नंबर प्रश्न है, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? उत्तर है, पहला है इसमें, यह समाज के विकास को भौतिक साधनों और आर्थिक आधार से जोड़ता है। दूसरा है, यह समाज में परिवर्तन और संघर्ष को मुख्यतः वर्ग संघर्ष के माध्यम से समझता है। अगला प्रश्न है, 56 नंबर प्रश्न है, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की व्याख्या किन रूपों में की जा सकती है? उत्तर है, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की व्याख्या ऐतिहासिक और सामाजिक रूप में की जा सकती है। ऐतिहासिक रूप में यह समाज के विकास में वर्ग संघर्ष को देखता है और सामाजिक रूप में यह आर्थिक आधार और उत्पादन संबंधों के प्रभाव को महत्व देता है। 57 नंबर प्रश्न है, कार्ल मार्क्स ने कौन कौन सी पुस्तकें लिखी? आंसर होगा, कार्ल मार्क्स ने प्रमुख रूप से द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो और कैपिटल लिखी। 58 नंबर प्रश्न है, साम्यवादी घोषणा पत्र की रचना किसने और कब की? आंसर है, साम्यवादी घोषणा पत्र की रचना कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगेल्स ने 1848 में की थी। 59 नंबर प्रश्न है, इतिहास की आर्थिक बहुसंख्यक व्याख्या से क्या विशेषताएं हैं? उत्तर है, इतिहास की आर्थिक बहुसंख्यक व्याख्या के अनुसार समाज का विकास मुख्यतः आर्थिक संरचना और उत्पादन संबंधों के आधार पर होता है और आर्थिक संघर्ष ही सामाजिक परिवर्तन के मुख्य कारक होते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर अगर प्रश्न में थोड़ा सा भी सेंटेंस अगर नहीं बनता है तो आप लोग बुक की सहायता से उस सेंटेंस को मिला लीजिएगा, बना लीजिएगा। अगला प्रश्न है 60 नंबर, वर्ग संघर्ष के सिद्धांत की आलोचना कीजिए। आंसर होगा, वर्ग संघर्ष के सिद्धांत की आलोचना इसलिए की गई है कि यह समाज को केवल आर्थिक दृष्टिकोण से देखता है और सांस्कृतिक, धार्मिक तथा राजनीतिक पहलुओं की अनदेखी करता है, जिससे समाज की जटिलताओं को पूरी तरह समझ पाना कठिन हो जाता है। 61 नंबर प्रश्न है, मार्क्स के अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत से आप क्या समझते हैं? उत्तर है, मार्क्स के अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत से तात्पर्य है कि मजदूरों द्वारा उत्पादित मूल्य और उन्हें दिया गया वेतन के बीच का अंतर पूंजीपति का लाभ होता है। 62 नंबर प्रश्न है, मार्क्स के अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत की आलोचना कीजिए। आंसर होगा, अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत की आलोचना इसलिए की गई है कि यह केवल पूंजीवादी उत्पादन में मजदूरी और लाभ के बीच
संबंध पर ध्यान देता है और आधुनिक आर्थिक व्यवस्थाओं में अन्य कारकों जैसे प्रौद्योगिकी, बाजार और उद्यमिता को पर्याप्त महत्व नहीं देता। 63 नंबर प्रश्न है, सर्वहारा वर्ग के अधिनायकवाद से आप क्या समझते हैं? अधिनायकवाद से क्या तात्पर्य है? आंसर होगा सर्वहारा वर्ग के अधिनायकवाद से तात्पर्य उस व्यवस्था से है जिसमें मजदूर वर्ग सत्ता पर कब्जा करके उत्पादन के साधनों का स्वामित्व रखता है और समाज में समानता स्थापित करता है। 64 नंबर प्रश्न है, मार्क्स के अनुसार वर्ग विहीन या राज्य विहीन समाज से क्या तात्पर्य है? आंसर होगा मार्क्स के अनुसार वर्ग विहीन या राज्य विहीन समाज वह है जिसमें कोई सामाजिक वर्ग नहीं होता। राज्य का नियंत्रण समाप्त होगा और सभी लोग समान अधिकार और संस्थाओं का साझा उपयोग करेंगे। 65 नंबर प्रश्न है, मार्क्सवाद के पक्ष में 2 तर्क दीजिए। आंसर है यह समाज में आर्थिक असमानता और शोषण को स्पष्ट रूप से उजागर करता है। दूसरा है यह समाज में समानता, न्याय और मजदूर वर्ग के अधिकारों की सुरक्षा पर जोर देता है। 66 नंबर प्रश्न है, मार्क्सवाद के विपक्ष में 2 तर्क दीजिए। आंसर है इसमें पहला है यह केवल आर्थिक दृष्टिकोण पर ध्यान देता है और समाज के अन्य पहलुओं की अनदेखी करता है। दूसरा है इसका पूर्ण रूप से लागू होना व्यवहारिक रूप से कठिन और कई बार असफल साबित हुआ है। 67 नंबर प्रश्न है, मार्क्सवादियों के अनुसार राष्ट्र क्या है? आंसर है मार्क्सवादियों के अनुसार राष्ट्र एक सामाजिक और राजनीतिक संगठन है जो मुख्य रूप से शासक वर्ग के आर्थिक और राजनीतिक हितों की रक्षा करता है। 68 नंबर प्रश्न है, एक अकादमिक अनुशासन के रूप में अंतर्राष्ट्रीय संबंध कैसे विकसित करें? आंसर है अंतर्राष्ट्रीय संबंध एक अकादमिक अनुशासन के रूप में प्रथम विश्व युद्ध के बाद विकसित हुए, जब देशों के बीच युद्ध और शांति, कूटनीति, सहयोग और संगठन की अध्ययन विशेषताओं को व्यवस्थित रूप से पढ़ाना और शोध करना प्रारंभ हुआ। तो बच्चों, लघुत्तरीय प्रश्न जो 68 बनते हैं मैंने 2 पार्ट करके दे दिया है। आप लोग पहले पार्ट में देख लीजिए, 1 से लेकर 29 तक प्रश्न दिए गए हैं और इस पार्ट में 30 से 68 तक प्रश्न हैं। लघुत्तरीय जो 2 मार्क्स के थे वो खत्म हो जाते हैं। इसके आगे हम करेंगे विवरणात्मक प्रश्न, तो उसका वेट करना पड़ेगा आप लोगों को। और थोड़ा सा भी मेरा वीडियो अगर हेल्पफुल है, आप लोगों को लगता है कि हाँ इससे सपोर्ट हो सकता है पढ़ाई में, तो आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। तो चलिए कमेंट करते रहिए कौन से चैप्टर पे और कौन से विषय से आप लोगों को क्या चाहिए। आप लोग कमेंट करोगे तो मैं उस हिसाब से आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड कराऊंगी। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।